नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। कार्यक्रम प्रश्नकाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालयों की ओर से दिया जाता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों से जुड़े सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। लोकसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने कई सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम में हम प्रश्नकाल के दौरान कुछ मंत्रालयों से पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों और उससे जुड़े जवाब आपको दिखाएंगे। आइए अब आपको दिखाते हैं लोकसभा में पूछे गए प्रश्न। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है जनजातीय क्षेत्र में कृषि विकास को बनाए रखने से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुकांत कुमार पानीग्राही ने। उन्होंने कृषि किसान कल्याण मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार को जानकारी है कि भारत ने 2024-25 में लगभग 353.95 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है, जिससे क्षेत्र में 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। यदि हाँ, तो उड़ीसा के कंधमाल जैसे जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों में इस गति को बनाए रखने के लिए क्या विशिष्ट पहलें की गई हैं? उड़ीसा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खरीद कार्यक्रमों के अंतर्गत जिलावार कितने किसान शामिल हैं? क्या उड़ीसा के जैविक श्रीअन्न समूहों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों, जनजातीय पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है? उड़ीसा राज्य में महिलाओं की भागीदारी सहित विशेष रूप से कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई कदम उठाए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? कंधमाल जैसे आकांक्षी जिलों में कृषि मूल्य संवर्धन, डिजिटल खेती, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं? इस सवाल का जवाब दिया कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत ने अंतिम अनुमान 2024-25 के अनुसार 357.73 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है, जो 2023-24 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 7.65% की वृद्धि दर्शाता है। कृषि राज्य विषय होने के कारण राज्य सरकारें कृषि के विकास के लिए उचित कदम उठाती है। भारत सरकार इन प्रयासों को नीतियों, वित्तीय सहायता, विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता देती है, जिनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लाभकारी प्रतिलाभ सुनिश्चित करना, किसानों की आय में सुधार करना है। ओडिशा में किसानों के कल्याण में सहायता के लिए कृषि मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रक केंद्रीय प्रायोजित दोनों प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान ओडिशा राज्य में धान खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत 18,21,071 किसान लाभान्वित हुए हैं। सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सहित सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्र में केंद्रित प्रायोजित परंपरागत कृषि विकास योजना लागू कर रही है। पीकेवीवाई जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन, मार्केटिंग तथा संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर जोर देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है, ताकि एक आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके। मिलेट उत्पादन, खपत, निर्यात, मूल्य श्रृंखला विकास को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को अनुसंधान सर्वोत्तम पद्धतियों, प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। IIMR किसानों, महिलाओं, गृहिणियों, छात्रों, उद्यमियों को मूल्य वर्धित मिलेट उत्पादों का प्रशिक्षण प्रदान करता है। मिलेट आधारित उद्यमों को समर्थन देता है। संस्थान ने रेडी टू ईट, रेडी टू कुक मिलेट प्रौद्योगिकियों का विकास किया है। ईट राइट ब्रांड को बढ़ावा दिया है। कृषि व्यवसाय प्रौद्योगिकी इंक्यूबेशन पहलों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना का एक घटक 800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट पर केंद्रित है। मिलेट आधारित उत्पादों के लिए PLI योजना का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मिलेट के उपयोग को बढ़ावा,
घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में चयनित मिलेट आधारित उत्पादों के विनिर्माण बिक्री को प्रोत्साहित करके उनके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन पोषक अनाज उप मिशन ओडिशा सहित 28 राज्यों 2 संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को उन्नत फसल उत्पादन एवं संरक्षण तरीकों, प्रदर्शनों, प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण, एकीकृत पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन, किसान प्रशिक्षण कार्यशालाओं, बीज मिनीकिट प्रचार प्रयासों जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत राज्यों को राज्य विशिष्ट प्राथमिकताओं को पूरा करने की अनुकूलता प्रदान करती है। राज्य मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त कर PMRKVY के अंतर्गत बाजरे को बढ़ावा दे सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने, कृषि में जलवायु अनुकूलन प्रौद्योगिकियों को विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। सरकार ने राज्य सरकारों के विस्तार, अधिकारियों, किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन क्षमता विकास के माध्यम से कृषि मूल्य संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों सहित कृषि संबंध क्षेत्रों की नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के कंधमाल जिले में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किए हैं। सरकार किसानों को आवश्यक मात्रा में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषि फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन गुणन को बढ़ावा देने हेतु बीज रोपण सामग्री उप मिशन लागू कर रही है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को लागू करता है। NMSA के तहत कई योजनाएं कृषि में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटती हैं। प्रति बूंद अधिक फसल योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों यानी कि ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने, जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना, मृदा स्वास्थ्य उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित होती है। SHC किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मृदा स्वास्थ्य उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश करता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन, कृषि वानिकी राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में वायु अनुकूलता को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में नवाचार कृषि उद्यमिता विकास नामक एक घटक प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान कर इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का संवर्धन करके नवाचार कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को कृषि संबद्ध क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सरकार ने डिजिटल एकीकरण को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों को अधिक सुलभ बनाने के लिए कई पहलें की हैं। कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने दिसंबर 2021 में ड्रोन का उपयोग कर सुरक्षित कीटनाशक पोषक तत्वों के उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। कृषि मशीनीकरण उप मिशन के अंतर्गत ड्रोन उनके उपकरणों की खरीद के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है। ICSR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के लिए 100% सहायता रुपए 10 लाख तक। क्षेत्र प्रदर्शन के लिए FPO को 75% समर्थन। कस्टम हायरिंग केंद्रों किसानों के लिए 40 से 50% सहायता यानी कि 4-5 लाख रुपए की सीमा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, छोटे सीमांत किसानों के लिए अधिक सहायता। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ नमो ड्रोन दीदी को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी दे दी।
इस योजना का उद्देश्य 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराए पर सेवाएं प्रदान करने हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना है। इसके अलावा सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधियों का उपयोग किया है। इनमें कुछ पहले इस प्रकार हैं। किसान ई मित्र एक AI संचालित चैटबॉट है जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान निधि योजना से संबंधित प्रश्नों में सहायता प्रदान करता है। यह समाधान कई भाषाओं को सपोर्ट करता है। अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सहायता के लिए विकसित हो रहा है। दूसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले उपज के नुकसान से निपटने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। यह प्रणाली फसल की समस्याओं का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिससे स्वस्थ फसलों के लिए समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है विकेंद्रीकृत आयोजना निधि के उपयोग से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद शशिकांत सेंथिल ने। उन्होंने पंचायती राज मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने हाल ही में जिला आयोजना समितियों के कामकाज, विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधि के उपयोग की समीक्षा की है। यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी जाना कि निधि का समय पर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और स्थानीय नियोजन में अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। जिला वार्षिक विकास योजनाओं को तैयार करने में देरी, निधि का कम इस्तेमाल, जागीदारी में कमी को दूर करने के लिए क्या सुधार के उपाय किए गए हैं या सुझाए गए हैं। इस सवाल का जवाब दिया पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों, नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने, संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। प्रत्येक जिला योजना समिति का अध्यक्ष वह विकास योजना जिसकी ऐसी समिति द्वारा सिफारिश की जाती है, राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य का विधानमंडल जिला योजना से संबंधित ऐसे कार्य जो उक्त समितियों को सौंपे जा सकते हैं का उपबंध विधि द्वारा कर सकता है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायतें, नगर पालिकाएं स्थानीय सरकार होने के कारण दोनों ही राज्यों का विषय है। इसलिए जिला योजना समितियों के कामकाज की समीक्षा करना, स्थानीय नियोजन में अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करना, जिला वार्षिक विकास योजनाओं की तैयारी में जन भागीदारी की कमियों को दूर करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के खंड 3 के अनुसार प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में पंचायतों, नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषय का ध्यान रखेगी, जिनमें स्थानिक योजना, जल और अन्य भौतिक प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बंटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास, पर्यावरण संरक्षण भी शामिल है और उपलब्ध वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की मात्रा प्रकार भी ध्यान रखेगी। इसके अलावा प्रत्येक जिला योजना समिति विकास योजना प्रारूप तैयार करने में ऐसी संस्थाओं, संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे। इस प्रकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों के उपयोग या कम उपयोग अथवा निधियों का समय पर प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने से संबंधित मामलों को जिला योजना समितियों को नहीं सौंपा गया है। जहां तक पंचायती राज मंत्रालय का संबंध है, मंत्रालय ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को 13 नवंबर 2025 को एक परामर्शिका जारी की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति का गठन, यदि पहले से ऐसा नहीं किया गया है तो करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुरूप उनका प्रभावी संचालन बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे स्पष्ट संचालन दिशा निर्देश जारी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिला योजना समितियां नियमित रूप से बैठकें करें, योग्य तकनीकी एवं योजना कर्मियों का सहयोग प्राप्त करें, पारदर्शी रूप से कार्य करें, उनकी कार्यवाही का सार्वजनिक रूप से दस्तावेजीकरण हो, उनके निर्णयों एवं बैठकों के परिणामों की निगरानी होती रहे। इसके अलावा मंत्रालय ने 13 नवंबर 2025 को एक परामर्शिका नीति आयोग, भारत सरकार को भी जारी की है,
जिसमें राज्य योजना विभागों को सहभागी जिला योजना के लिए एक आदर्श ढांचा विकसित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जिसमें मानकीकृत प्रारूप, डिजिटल उपकरण प्रस्तुतिकरण एवं समीक्षा के लिए समय सीमा शामिल है। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं राज्यसभा में सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्न। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है तटीय आर्थिक जोन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद मस्तान राव यादव बीड़ा ने। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय से पूछा है कि सागरमाला कार्यक्रम के तहत पहचान किए गए तटीय आर्थिक जोन की स्थिति का ब्यौरा क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी जाना है कि विगत 3 वर्षों के दौरान स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को विकसित करने हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अंतर्वाह कुल राशि का परियोजनावार ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया है पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि सागरमाला कार्यक्रम के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत पत्तन आधारित औद्योगिकरण के लिए 14 तटीय आर्थिक जोन की परिकल्पना की गई थी। पत्तन आधारित औद्योगिकरण के लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से महापत्तनों में 8000 एकड़ से अधिक भूमि का उपयोग पहले ही औद्योगिकरण के लिए किया जा चुका है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू पत्तन पर विकसित 277 हेक्टेयर में बहुक्षेत्रीय विशेष आर्थिक जोन एवं पारादीप पत्तन पर विकसित किया जा रहा स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी शामिल है, जो 700 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर फैला है, जिसमें नव मंगलूर पत्तन, विशाखापट्टनम पत्तन, कोचीन पत्तन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन एवं वीओ चिदम्बरनार पत्तन सहित अन्य पत्तनों को भी औद्योगिकरण के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यान्वयन न्यास ने संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम में भाग के रूप में औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं को विकसित करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य भारत में ग्रीनफील्ड औद्योगिक क्षेत्र नोड्स का विकास करना है। भारत सरकार ने आर्थिक जोन को बहु मॉडल संयोजकता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान के भाग के रूप में 4 चरणों में 11 कॉरिडोर 32 परियोजनाओं के विकास के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के पंजीकरण विनियमन से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने। उन्होंने स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अंतर्गत पंजीकृत मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या कितनी है। इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण हेतु लंबित आवेदनों की संख्या कितनी है। पिछले 5 वर्षों के दौरान निरीक्षणों में चिन्हित किए अपंजीकृत या गैर अनुपालक संस्थानों की संख्या और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है। साथ ही उन्होंने ये भी जानना चाहा कि क्या अधिनियम की धारा 65 के उल्लंघन पर किसी प्रकार के जुर्माने अथवा संस्थान को बंद किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि के दौरान राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों या जिला अधिकारियों द्वारा अधिनियम के अंतर्गत किए गए निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब दिया स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के तहत राज्यों के भीतर स्थित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, वर्गीकरण, रिकॉर्ड का रखरखाव संबंधित राज्यों के मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आता है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के तहत पंजीकरण के लिए लंबित आवेदनों से संबंधित विवरण संबंधित SMHA द्वारा रखा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण, विनियामक निगरानी, जिसमें अपंजीकृत या नियमों का अनुपालन न करने वाले सुविधा केंद्रों की पहचान शामिल है, इस अधिनियम के नियमों के अनुसार राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण करते हैं। ऐसे निरीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड जिनमें चिन्हित किए गए अपंजीकृत नियमों के गैर अनुपालक प्रतिष्ठान की गई कार्रवाई शामिल है, राज्य स्तर पर रखे जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण करते हैं। ऐसे निरीक्षण से जुड़े रिकॉर्ड जिसमें चिन्हित किए गए अपंजीकृत नियमों के गैर अनुपालक प्रतिष्ठान और की गई कार्रवाई शामिल है,
राज्य स्तर पर रखे जाते हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 की धारा 65 में यह अधिदेश है कि कोई भी मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान बिना किसी वैध पंजीकरण के कार्य नहीं कर सकता है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर दंड, जिसमें उनको बंद करना भी शामिल है, का भी प्रावधान है। इस भाग के तहत जारी सजा या बंद करने के आदेश की सूचना संबंधित SMHA द्वारा रखी जाती है। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरणों को मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करने के लिए सशक्त बनाता है। किए गए निरीक्षणों से जुड़ी सूचना, जिसमें फ्रीक्वेंसी, अनुपालन स्थिति और परिणाम शामिल है, राज्य स्तर पर रखी जाती है। केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के संबंध में 16 मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान पहले से ही पंजीकृत हो चुके हैं और पंजीकरण के लिए 17 और आवेदन प्राप्त हुए हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद अशोकराव शंकरराव चौहान ने। उन्होंने नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से पूछा है कि हाल ही में आरंभ की गई PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत विगत 5 वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी भवनों पर संस्थापित सौर पैनलों की कुल संख्या कितनी है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि क्या सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों में रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली संस्थापित करने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। यदि हाँ, तो अब तक क्या प्रगति हुई है। उन्होंने ये भी पूछा है कि सरकार राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर पैनल वृहत्तर रूप से लगाए जाने की पहल को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है। क्या सरकार के पास सौर पैनल लगाने के लिए परिवारों को दी जाने वाली राज्य सहायता बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है। इस सवाल का जवाब दिया नवीन नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया कि वे सौर पैनलों को लगाने के लिए अपने भवनों की खाली छतों का उपयोग करने के लिए राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के सभी विभागों, संस्थानों को आवश्यक निर्देश जारी करें। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने स्वामित्व वाले सभी भवनों पर रूफटॉप संयंत्र लगाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। साथ ही रूफटॉप सौर की स्थापना से सरकारी भवनों को परिपूर्ण करना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के घटकों में से एक है। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें विभिन्न कार्यान्वयन मॉडल दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को अपने भवनों पर रूफटॉप सौर लगाने में सहायता करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को लगाने के अनुभव वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आवंटित किए गए हैं। सरकारी भवनों के लिए कोई केंद्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है, क्योंकि CFA के बिना भी रूफटॉप सौर संयंत्रों को लगाना उनके लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य है। 4 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के 91,574 भवनों पर कुल मिलाकर 1825 मेगावाट रूफटॉप सौर क्षमता स्थापित की गई है। PMSG MBVI के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सौर की स्थापना के लिए CFA नियम अनुसार है। व्यक्तिगत घरों के लिए प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए CFA 30,000 रुपए प्रति किलोवाट पीक, अतिरिक्त 1 किलोवाट पीक के लिए 18,000 रुपए प्रति किलोवाट पीक है। व्यक्तिगत परिवार के लिए सब्सिडी 3 किलोवाट पीक रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता तक सीमित है। समूह आवासीय सोसाइटियों, आवासीय कल्याण समितियों के लिए 500 किलोवाट पीक की रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता सीमा के साथ CFA 18,000 रुपए प्रति किलोवाट पीक है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में CFA 10% अधिक है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय वित्तीय सहायता को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रश्नकाल में आज बस इतना ही। बने रहिए सनसेट टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।